अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बायो का, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेल क्या होता है? सेल, हमें पता है कि हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो कैसे जो है वो लिविंग थिंग्स को लिविंग क्या बनाता है? ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स में वो चीज नहीं होती है तो वो लिविंग नहीं होते हैं। तो लिविंग थिंग्स को कौन सी चीज है जो लिविंग बनाती है? वो क्या चीज है? वो है सेल। ओके, सेल इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के बने होते हैं, उनकी बॉडी सेल की बनी होती है। जैसे कि होता क्या है, जैसे कि बेटा वॉल होती है, जैसे वॉल होती है। वॉल किस चीज से बनी होती है? ब्रिक से। ओके, वॉल बनी होती है ब्रिक से। अब वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है? ब्रिक्स बना रही हैं। और वॉल का जो फंक्शन है वो उन्हें कौन दे रहा है? ब्रिक्स दे रही है। तो वॉल की पूरी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी हुई है। तो यहाँ पर ब्रिक्स क्या है? वो है फंक्शनल यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, और वॉल उनसे बनी हुई है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं। और तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। और जो सेल है वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वही उसका फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। इसलिए हम उसको बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का? स्ट्रक्चर मतलब कि सेल मेक्स अप द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फंक्शनल का मतलब है कि सेल कैरी आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो या डाइजेशन हो, जो भी हो हमारे अंदर, वो सारे प्रोसेसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? वो है सेल्स। तो सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए वो है स्ट्रक्चरल यूनिट, और वो सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, इसलिए वो है फंक्शनल यूनिट। ओके, ठीक। अब देखते हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल डिस्कवर कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। इन्होंने खुद बनाया, और उसके अंदर इन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। स्लाइस ऑफ कॉर्क इन्होंने लिया कहां से? एक ओक ट्री से। कॉर्क क्या है? बार्क ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री की बार्क, जो पेड़ की छाल जो कहलाती है, वो इन्होंने ली। उसका थिन स्लाइस लिया, अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने रखा, और इन्होंने क्या देखा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मक्खी के छत्ते के अंदर जो होता है। क्या ऑब्जर्व करा इन्होंने? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इन्होंने ऑब्जर्व करा, कुछ ऐसा इनको दिखा ये। और जब इन्होंने ये देखा तो इन्हें याद आया कि जो मॉन्क्स होते हैं वो छोटे छोटे रूम्स के अंदर बैठकर अपनी वर्शिप करते रहते हैं। तो इनको जब वो याद आया तो इन्होंने इसको नाम दिया सेल। इन्होंने इसको नाम दिया सेल। और सेल कौन से, सेल आया कहां से है? सेल वर्ड आया है लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूला। ओके, तो सेल्यूला वर्ड से इन्होंने नाम रखा सेल, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ओके, सो रॉबर्ट हुक कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ओक ट्री की बार्क को लिया, एक कॉर्क बोलते हैं, उसको लिया। उसको जब इन्होंने ऑब्जर्व करा तो इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे। जब इन्होंने वो देखे तो इन्होंने उसको नाम दिया सेल। जो ये वर्ड इन्होंने कहाँ से लिया था? लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूला। सेल्यूला से इन्होंने एक वर्ड लिया सेल, और फिर जिसका मतलब है स्मॉल रूम। ओके, तो फिर इसको इन्होंने इन्होंने एक बुक में पब्लिश कराया। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ओके, सो पहली बार सेल किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने।
अच्छा, ये किस टाइप का सेल था? ये एक डेड सेल था। ठीक, ये एक डेड सेल था। तो पहली बार सेल किसने ऑब्जर्व करा, किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। किस टाइप का सेल था वो? डेड सेल था। कहाँ पे ऑब्जर्व करा, किस चीज में ऑब्जर्व करा? उन्होंने ऑब्जर्व करा कॉर्क ऑफ ओक ट्री और बार्क ऑफ ओक ट्री आप कह सकते हैं। ओके, क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे। ओके, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। कौन, कहाँ से लिया इन्होंने ये नाम? लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से, सेल्यूला से, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। और इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को अपनी एक बुक में पब्लिश कराया, माइक्रोग्राफिया उसका नाम है। ओके, चलिए, तो सेल डिस्कवर हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। 1670s में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक ने कैसा माइक्रोस्कोप यूज किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहॉक ने कैसा माइक्रोस्कोप यूज किया? सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल था। ल्यूवेनहॉक ने क्या करा, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, ये वो, और अलग अलग जगह से इन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करा। इन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करा, जैसे कि बैक्टीरिया इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व करा। इन्होंने प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करा। आरबीसी को ऑब्जर्व करा, ह्यूमन स्पर्म को ऑब्जर्व करा। ये सारे के सारे सेल्स इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व करे, इन्होंने डिस्कवर करे। ओके, चलिए, तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कैसा सेल था वो? डेड सेल। और सेल को लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व करा? ल्यूवेनहॉक से, ल्यूवेनहॉक ने। एल फॉर ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लिविंग सेल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इन लोगों के बाद क्या हुआ, और भी स्टडीज हुई। एक दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे मैथ्यूस श्लीडेन। 1838 में इन्होंने क्या करा, प्लांट्स के टिश्यूज को लिया, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करा। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने देखा कि प्लांट सेल से बने हुए हैं। अराउंड द सेम टाइम 1839 में एक और साइंटिस्ट थे श्वान, थियोडोर श्वान। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनिमल टिश्यूज को ऑब्जर्व करा। इन्होंने एनिमल टिश्यूज को ऑब्जर्व करा तो इन्होंने भी सेम फाइंडिंग्स इनको मिली कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जब ये दोनों ने एक जैसी जब ये दोनों मिले और इन्हें पता चला कि हमारी एक जैसी फाइंडिंग्स हैं, तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। ओके, तो सेल थ्योरी में इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए। इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल से बने हुए हैं, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और दूसरा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीनिंग बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल। बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से बनी हुई है, तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, और सारे फंक्शन भी सेल करते हैं तो वो फंक्शनल यूनिट हुआ। और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये 2 पॉइंट्स इन्होंने दिए। अब क्या हुआ, इनकी थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। ये एक चीज नहीं समझा पा रहे थे, वो ये कि हाउ आर द न्यू सेल्स फॉर्म्ड, नए सेल्स बनते कैसे हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और सेल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, लेकिन ये नए सेल्स आ कहाँ से रहे हैं ये नहीं बता पाए। ओके, तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ वर्शॉ। 1855 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे के सारे सेल्स कहाँ से आते हैं? उन सेल से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन सेल से नए सेल्स बनते हैं। ओके, तो कैसे बनते हैं? एक सेल, आपने सेल डिवीजन के बारे में सुना होगा कि एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं, इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो ये जब स्टेटमेंट ऐड हो गया, तो अब सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए सेल थ्योरी में? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड लास्ट में एक और पॉइंट ऐड हो गया, दैट न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स जो है वो आज सेल थ्योरी में है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सेल थ्योरी दी किसने थी?
स्वीडन एंड श्वान ने, ओके 1839 में, और लेटर ऑन उसमें एडिशन किया था रोडोल्फ वर्शॉ ने, कब 1855 में, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए, अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें ये तो पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, लेकिन कितने सेल से बने होते हैं हम देखते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, एलिफेंट भी होता है और एंट भी होता है, ह्यूमंस भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। ओके ऐसा नहीं है कि एक हाथी बड़ा है तो उसके सेल्स भी बड़े होंगे, उसके पास ज्यादा सेल्स हैं। एक चींटी छोटी है तो ऐसा नहीं कि उसके छोटे सेल्स हैं, उसके पास कम सेल्स हैं। ओके तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे देयर आर टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मीन्स वन, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं। ओके उनके पास वो एक ही सेल है और वो अकेला सेल सारा काम करता है। ओके फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके अमीबा, अमीबा का नाम आपने सुना होगा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्लेमाइडोमोनास, ओके पैरामीशियम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूग्लिना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं। यूनि उसका नाम ही बता रहा है, यूनि मीन्स वन। अब मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, मतलब ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो या दो से ज्यादा सेल से जब बना हुआ है, मतलब एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, तो हम उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। ओके तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये हो गए मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हम क्या है, ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, सो वी आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इनके अंदर एक सेल तो नहीं है, होता क्या है कि सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप्स होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। ओके ऑर्गन्स के साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाता है ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक, तो मेरे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरा ब्रेन, मेरी किडनीज, मेरे लंग्स, मेरा हार्ट, ये सारे मेरे ऑर्गन्स हैं, और फिर वो भी टिश्यूज से बने हुए हैं और वो सेल्स से बने हुए हैं। ओके तो इस तरह होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, शेप ऑफ सेल्स। इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, नहीं। अगर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को देखें तो प्लांट्स के सेल्स अलग हैं, एनिमल्स के सेल अलग हैं। अगर हम किसी एक एनिमल को देखें, हम खाली अपनी बॉडी में देखें, तो हमारी बॉडी में क्या सारे सेल्स एक जैसे हैं, नहीं। हमारी बॉडी में सारे सेल्स अलग अलग तरह के हैं। ओके अब क्यों है ये अलग अलग तरह के, क्यों इनका शेप अलग होता है? द शेप एंड साइज ऑफ सेल is dependent upon their function, function के अकॉर्डिंग शेप और साइज होता है। ओके सो शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन। ओके आइए देखते हैं कुछ टाइप के सेल्स। चलिए ये ओवम कैसा है, स्फेरिकल। दिस इज स्पर्म सेल, बिल्कुल अलग है, इलोंगेटेड है, इसकी टेल है, ये टेल है इसकी। ओके इसका एक हेड है, क्यों है इसकी टेल, क्योंकि इसको मूव करना है इसलिए। तो यहाँ पर शेप क्यों है, उसके फंक्शन की वजह से। स्पर्म सेल कैसा है, ये है इलोंगेटेड, ठीक है। ये आ गया, ये स्मूथ मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल है। ये देख रहे हैं आप, पॉइंटेड एंड्स हैं ऐसे करके। ये पॉइंटेड एंड्स जब होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। इसका शेप क्या है, स्पिंडल शेप। तो ये सेल स्पिंडल शेप्ड है, और ये सेल है कौन सा, ये है स्मूथ मसल सेल। ओके ये है आरबीसी। आरबीसी तो आप देखिए अगर साइड से तो वो कुछ ऐसा लगेगा। ओके ये क्या कहलाता है,
बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। ओके, तो ये देखिए सबके अलग अलग शेप है और सबका फंक्शन भी अलग है। ओवम का क्या काम है, इट विल चेंज इनटू जाइगोट और वो फिर आगे डिवाइड होगा। स्पर्म को मूव करना है इसलिए उसके पास टेल है। स्मूथ मसल्स हैं, ये मसल्स हैं तो उनको अपने हिसाब से काम कर रहा है, स्पिंडल शेप्ड है। आरबीसी इसको मूव करना है थ्रू द ब्लड वेसल्स तो वो बाइकॉनकेव है। ओके, देन वी हैव फैट सेल्स। फैट सेल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट स्टोर करना। हमारी स्किन के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में फैट स्टोर कर लेते हैं। तो ये बड़ी सी इनके पास एक वैक्यूल होती है, उसके अंदर फैट स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये एलिप्टिकल कहलाते हैं। ओके, एट लास्ट वी हैव नर्व सेल। नर्व सेल कैसा होता है बच्चों, ये लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है। ये कितना लंबा है और ये इट कैन रीच अप टू 1 मीटर्स। क्यों, और इसके अंदर से ब्रांचेस भी आ रही हैं। क्यों क्यों करता क्या है ये हमारी बॉडी के मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। हमें पता है हमारा ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हमारे ब्रेन से जो भी मैसेज बॉडी के पास जा रहा है या बॉडी से जो मैसेज ब्रेन के पास जा रहा है, तो वो मैसेज किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जाता है, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं। अब उसको जल्दी से पहुंचाने के लिए हमारे पास ये सेल्स हैं, एक जगह से रिसीव करते हैं और दूसरी जगह से नेक्स्ट सेल को दे देते हैं। तो इस तरह से जब इसके अंदर से मैसेज जाना है तो उसके लिए कोई लंबा सा सेल होना चाहिए जो जल्दी से मैसेज को लेके जाए। तो इसका शेप भी इसी के अकॉर्डिंग है, इलोंगेटेड। ओके, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से हमारी बॉडी में और प्लांट्स की में भी अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। चलिए, नेक्स्ट इज साइज ऑफ द सेल। सेल्स सारे एक साइज के नहीं होते हैं। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में, अगर हम सिर्फ अपनी बॉडी में देखें तो कुछ सेल्स बहुत छोटे हैं, कुछ सेल्स थोड़े बड़े हैं, कुछ सेल और बड़े हैं। और नर्व सेल मैंने आपको बताया था, इट कैन रीच अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स अलग अलग साइज के होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ओके, सो कुछ सेल्स का यहाँ आपको याद करना है। जैसे स्मॉलेस्ट सेल है, तो स्मॉलेस्ट सेल होता है एक ऑर्गेनिज्म का माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और पीपीएलओ। ओके, ये लार्जेस्ट एग क्या है, ऑस्ट्रिच एग आपने सुना होगा। ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट एग होता है, अराउंड 18 सेंटीमीटर्स का होता है। अगर ह्यूमंस में देखें तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओवम। ओवम लार्जेस्ट सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म सेल है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमंस में, नर्व सेल है। नर्व सेल अभी मैंने दिखाया था, ये रहा नर्व सेल। ये बहुत लंबा होता है, अराउंड 1 मीटर तक ये पहुंच सकता है। सो ये अलग अलग सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग साइज होता है। ओके, नाउ साइज भी सिर्फ फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द आइडिया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक ने दिया था, रुडोल्फ वर्शो ने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने दिया था, श्रीडन ने दिया था। भाई रॉबर्ट हुक ने तो सेल डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, श्रीडन ने सेल थ्योरी दी थी शॉन के साथ। तो कौन बचा, रुडोल्फ वर्शो। इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट ऐड किया था सेल थ्योरी में। नेक्स्ट, शेप ऑफ स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल का शेप क्या होता है, देखिए ये है स्मूथ मसल सेल, क्या शेप है, स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा यूनिसेल्युलर नहीं है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। जनरल एनिमल्स दे आर नॉट यूनिसेल्युलर। ओके, चलिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। इस सेल के अंदर होता क्या है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर। फर्स्ट पार्ट है जो उसकी बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये जो इसकी बाउंड्री है ये इसको कवर करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका इसके सेल के अंदर एक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होता है न्यूक्लियस। इसका काम क्या है, इसका काम है सारी जो एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, तो ये न्यूक्लियस करता है। अब बचा क्या, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो भी पूरा एरिया है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या होता है, सारी एक्टिविटीज सेल के इसी के अंदर होती है। क्यों होती है? इसके अंदर ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है। उस फ्लूइड में, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है सेल के अंदर। वो क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस फिल्ड रहता है। क्या होता है? वाटर होता है। वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें डिजोल्व होती हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, एंजाइम्स और इस तरह बहुत, और आयंस, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डिजोल्व रहती हैं। अब जब वो डिजोल्व रहती हैं तो ये पूरा एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक, साइटोसोल। अब आप देख रहे हैं ये जो इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ये सारे क्या हैं? ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और सारे ऑर्गन्स का अपना एक वर्क होता है। हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगी, स्टमक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। इसी तरह एक सेल के अंदर अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं सेल के जो अलग अलग, उनका फिक्स्ड फंक्शन रहता है। जैसे जैसे हमारे घर में अलग अलग तरह के रूम्स होते हैं। किचन होता है खाना बनाने के लिए, बाथरूम होता है नहाने के लिए, बेडरूम होता है सोने के लिए। ठीक है, अब सबका अपना अपना फिक्स्ड फंक्शन है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन मैं सोचूं कि किचन में जाके सो जाती हूँ या बेडरूम में जाके नहा लेती हूँ, ऐसा नहीं होता है। सारे रूम्स का अपना अपना एक फिक्स्ड फंक्शन होता है। इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स का भी फिक्स फंक्शन होता है और इसी तरह से सेल के ऑर्गेनल्स का भी एक फिक्स्ड फंक्शन होता है। ओके, जो हम डिस्कस करेंगे आगे हर ऑर्गेनल को डिटेल में। तो फ्लूइड फिल्ड एरिया जो था, ये पूरा जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये हो गई साइटोसोल। उसके बाद जो आप ये अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं, ये हो गए सेल ऑर्गेनल्स। तो जब साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स, इन दोनों को हम साथ में इनकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। हम इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, फिर से बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑलमोस्ट मिडिल में है न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड है, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे साइटोसोल, ओके, या मैट्रिक्स। और फिर उस फ्लूइड के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स, हम उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक, अब साइटोप्लाज्म, और जब न्यूक्लियस भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसको बोलने लगते हैं प्रोटोप्लाज्म। खाली फ्लूइड को साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स ऐड हो गए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी ऐड हो गया तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक, और ये वर्ड प्रोटोप्लाज्म जो है ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट थे, पुरकिंजी। इन्होंने ये दिया था, पुरकिंजी ने, ये आपको याद रखना है। तो द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजी। ओके, तो सेल के तीन मेन पार्ट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसकी बाउंड्री है, जो उसको कवर कर रही है। फिर न्यूक्लियस है उसके अंदर जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है, और उनके बीच का जो एरिया है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। उसमें भी दो चीजें हैं, उसमें फ्लूइड फिल्ड है, उसको हम बोलेंगे साइटोसोल या मैट्रिक्स, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो है साइटोसोल प्लस मैट्रिक्स, सब टोटल मिला के कहलाता है साइटोप्लाज्म। और हम उसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर लें तो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। एक बार फिर से देख लेते हैं। साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स इक्वल्स
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल्स प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया था? दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंची। ओके, चलें आगे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट जो है मेन वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये बाउंड्री है सेल की, इट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल। सो इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट हैज अनदर नेम, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है एनिमल सेल। ठीक, ये फ्लेक्सिबल होती है, एकदम हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, सेल को शेप देती है, उसकी बाउंड्री है तो उसको शेप देती है। ठीक है, जैसे ये बाउंड्री है तो ये इसको शेप दे रही है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बाउंड्री है इसको शेप दे रही है, ट्राइंगल है। ठीक है, ये बाउंड्री है, ये इसको शेप दे रही है, हेक्सागन है। तो ऐसी सेल की बाउंड्री भी उसको शेप देती है। नेक्स्ट, सेपरेट्स द सेल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम अदर सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग्स। एक सेल के कंटेंट्स को दूसरे सेल से अलग करती है। ये हमारा घर है, हमारे पड़ोस का घर है और हमारे बीच में दीवार है, एक बाउंड्री है, वो हमारे लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। अगर वो बाउंड्री नहीं होगी तो क्या होगा? एक घर से लोग दूसरे घर में, दूसरे घर से लोग पहले घर में आ जाएंगे आराम से। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेल्स में भी ये बाउंड्री, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो दोनों सेल्स के कंटेंट्स को अलग रखती है और इसके अलावा जो बाहर का जो सराउंडिंग्स है उससे भी सेल के अंदर की कंटेंट को अलग रखती है। तो ये सेपरेट करती है। इसके अलावा अलाउज मूवमेंट्स ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस। होता क्या है, जैसे हमारा घर है, उसमें बाउंड्री है, एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, अब जब भी आप गेट खोलेंगे और कोई आया है, आपने गेट खोला तो आप देखेंगे ना वो आप उसे जानते हैं कि नहीं जानते। ऐसे तो आप किसी को अंदर नहीं बुला लेंगे। यही ये करती है, जब ये सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने देती है। हर चीज अंदर और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आती है। तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही चीजों को सेलेक्ट करके उसको परमिशन देती है अंदर आने की या बाहर जाने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस, मूवमेंट सब्सटेंसेस को अंदर बाहर करने में हेल्प करती है, चीज इसके थ्रू आती जाती है। ओके, तो क्या क्या फंक्शंस है? इट गिव्स शेप टू द सेल, इट separates the content of one cell from another cell and from the surroundings. It also allows the movement of only selected substances. सिर्फ कुछ ही substances को अंदर बाहर करने देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं selectively permeable membrane. ओके, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि कैसी होती होगी सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, ये वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल दिए। लेकिन एक मॉडल जो कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल सबसे ज्यादा अब हम एक्सेप्टेबल है। इसको हम दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स कैसे होते हैं? अगर आप एक लिपिड को देखिएगा तो ये होता है एक लिपिड का स्ट्रक्चर। ये इसका हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हीटिंग होती है, वाटर से दूर भागती है। अब क्या होता है कि ये लिपिड्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे लग के अंदर टेल और बाहर हेड ऐसे करके पूरी एक लेयर बना लेते हैं। और क्योंकि ये दो लेयर्स हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बाई लेयर। हम इसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। तो ये पूछ लिया जाता है कि लिपिड्स कैसे अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन में? बाई लेयर की फॉर्म में, दो लेयर्स। ओके, अब लिपिड, इसके अलावा इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, जैसे कि ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स पूरी तरह अंदर हैं, आप देख रहे हैं पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, यानी कि इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। और कुछ जो है वो बाहर की तरफ होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल, मीनिंग बाहर की तरफ।
ओके। अच्छा, मेन लिपिड्स, बहुत लिपिड्स अलग अलग तरह के हैं। जो मेन लिपिड्स होते हैं जो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, ओके। फॉस्फोलिपिड, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक। तो फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है, उनके बीच में वहाँ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स अगर पूरी तरह अंदर है तो उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, और अगर बाहर की तरफ है तो पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। इसके अलावा और थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर कहीं कहीं लिपिड पे या फिर प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट की एक चेन ऐड हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की एक चेन ऐड हो जाती है, तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन कहने लगते हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको अगर आप कहीं देख रहे हैं इसका मतलब इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की चेन ऐड हो गई तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड पे आगे ऐड हो गई तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। यही सब चीजें होती हैं, और इसी की इन सब स्ट्रक्चर्स की, इन सब कंपोनेंट्स की वजह से ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। चलिए, अब मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारा ट्रांसपोर्ट होता है। हमने अभी पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, किसी किसी सब्सटेंस को आने देती है, किसी को नहीं आने देती। अब इसके थ्रू अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस अलग अलग तरीके से आते हैं, ओके। इसके अंदर अगर एक तरह का ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, जैसे आप अपने घर में बैठे हैं रूम में, और किचन में खाना बन रहा है, लेकिन आपको रूम में स्मेल आ रही है, ठीक। या फिर आप अपने रूम में बैठे हैं, कोई आया और आपको उसके पास से परफ्यूम की स्मेल आई। अब दूर से ही परफ्यूम की स्मेल आ गई, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जहाँ ज़्यादा थे वहाँ से वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ वो कम थे, ठीक है। किचन में खाना बन रहा था, वहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, वो कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स कम थे। जब भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी। सो जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जहाँ वो ज़्यादा है टू लोअर कंसंट्रेशन जहाँ वो कम है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ओके। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, हमने एक इंक ऐड कर दी है वाटर में, बिना स्टर करे ही ये इंक स्टार्ट हो गई है स्प्रेड होना, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ है? जहाँ हायर कंसंट्रेशन थी वहां से मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट होना शुरू हुआ टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। यही होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का क्या होता है? सेल्स के अंदर, ये रही सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मूवमेंट, अगर यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो क्या होगा? ये उधर की तरफ जाएंगे जहां पर ये कम है। तो क्या है? ये हो गई हायर कंसंट्रेशन और ये हो गई लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर जाते हैं। अब क्या होता है? जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, सेल्स हैं, सेल के अंदर और सेल के एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, अब क्या होता है? सेल्स को चाहिए होती है ऑक्सीजन, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि ब्लड के थ्रू आ रही है। अब ये ऑक्सीजन जो है इसका अमाउंट ज्यादा है बाहर, और सेल के पास नहीं है ऑक्सीजन, वो कम है उसका अमाउंट। तो क्या होगा? और ऑक्सीजन किधर मूव करेगी? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब वो सेल के अंदर चली जाएगी। इसी तरह से सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एज वेस्ट मटेरियल। तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर, और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि बाहर से एयर से ही हमें कम मिली थी। तो ये क्या होगी? ये बाहर मूव कर जाएगी। तो ये एक डिफ्यूजन होता है जहाँ ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के बाहर चली जाती है। तो ये होता है थ्रू डिफ्यूजन। अब इसके अलावा एक और तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी हो, हर चीज उसमें मूव करती है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सेम चीज है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो क्या होगा कि
वाटर जाके मूव करने लगेगा उधर की तरफ। बट यहाँ पर एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में? एक चीज हमें देखनी होगी कि मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पर बहुत सारा वाटर है, अब इसको जाना है बाहर। जब ये बाहर जा रहा है तो क्या ये ऑस्मोसिस हुआ? यस। क्यों? एक तो ये वाटर है, गैस नहीं है, सॉलिड नहीं है, और दूसरा ये एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब अगर यही वाटर विद इन द सेल ही मूव करे, तो वाटर तो मूव कर रहा है लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन तो नहीं है, तो ये ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ डिफ्यूजन ही कहलाएगा। तो ऑस्मोसिस के लिए दो चीज होनी चाहिए, एक तो जो मूवमेंट हो रहा है वो वाटर यानी कि सॉल्वेंट का होना चाहिए, गैस या सॉलिड का नहीं होना चाहिए, और दूसरा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, उसे क्रॉस करना जरूरी है। अब ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। सिंपल है, जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो एंडो ऑस्मोसिस, जब वाटर सेल के बाहर निकल जाएगा तो एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल है बहुत ही कॉमन, जब हमारे रेजिन्स होती है, किशमिश होती है, जो रॉ रेजिन होती है ड्राई, हम उसको जब खाते हैं तो वो एकदम श्रंक होती है, बिल्कुल सुखड़ी भी होती है और बहुत स्वीट होती है। वही रेजिन अगर आप वाटर में या आपने कभी खीर में भी खाई होगी तो वो स्वेलअप हो जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा स्वीट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उन रेजिन्स के अंदर क्या हुआ है, वाटर एंटर हो गया है, तो यहाँ क्या हो गया है, एंडोऑस्मोसिस हो गया है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ प्रोटीन्स लगे हुए हैं और वाटर डायरेक्टली इन प्रोटीन्स के थ्रू बाहर चला जाता, मूव क्रॉस कर जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है, दो कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है, तो इसलिए ये हुआ ऑस्मोसिस। चलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस विल मूव, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कुछ भी मूव करेगा, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मूव करेगा। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, अगर ये नहीं है तो वो ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा। दूसरा, डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में होता है। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड, सिर्फ लिक्विड में होता है। इसके अलावा डिफ्यूजन अकर्स इन ऑल डायरेक्शन, ऑस्मोसिस अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ, जब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई इंसान है और उसने अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रेड कर रखा है। अब परफ्यूम ऐसा नहीं कि इधर ही जाएगा या एक ही तरफ जाएगा, वो हर तरफ उसकी स्मेल स्प्रेड करेगी। तो डिफ्यूजन होता है सारे डायरेक्शन में, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करता है। ठीक, चलिए अब होता क्या है, ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया कि आइदर वाटर विल गो आउट ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल। अब क्या होता है, कब वाटर बाहर जाएगा, कब अंदर जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये अब हम देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल। हमने एक एनिमल सेल लिया, उसके अंदर वाटर कम है और सोल्यूशन में वाटर ज्यादा है, और जो सोल्यूट है, मान लीजिए हमने शुगर सोल्यूशन ले लिया है, सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, तो जो सोल्यूट है वो कम है यहाँ पे। ओके, और जाहिर है फिर वो सेल के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। मेन हमें वाटर को देखना है कि वाटर बाहर ज्यादा है सॉल्यूशन में और सेल के अंदर वाटर कम है, तो क्या होना चाहिए, वाटर हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, यानी कि सेल के अंदर चला जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को जहां पर वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जब हम इसके अंदर एक एनिमल सेल को डालेंगे तो क्या होगा, जब वाटर अंदर जाएगा तो सेल के साथ क्या होगा, सेल विल स्वेल, सेल जो है स्वेल कर जाएगा, और जब बहुत ज्यादा पानी अंदर चला जाएगा तो अल्टीमेटली द सेल विल बस्ट, सेल बस्ट कर जाएगा। ओके, अब इसके ऑपोजिट देख लेते हैं। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट देखिए कितने ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द सेल, सेल के अंदर वाटर ज्यादा था, बाहर वाटर कम था। अब क्या होगा, फिर वही हाई टू लो कंसंट्रेशन, वाटर अंदर से बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, सेल विल श्रिंक। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को जहां पर वाटर
कम है सेल के कंपैरिजन में और सोल्यूट ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर सेल श्रिंक कर जाएगा। लास्ट एक और होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों जगह वाटर का अमाउंट बिल्कुल इक्वल है, जितना सेल के अंदर है उतना ही सेल के बाहर वाटर का अमाउंट है। तो क्या होगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। अगर सेल के अंदर से बाहर पानी आ भी रहा है तो उतना ही अंदर चला जाएगा, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर कंसेंट्रेशन इन द सेल एंड वाटर कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन दोनों इक्वल होती है, इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मीन्स इक्वल, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द सेल। चलिए, ये बात हो गई एनिमल सेल की। एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनके अंदर एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन उससे पहले हम एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं जो होता है सेल वॉल। अब हमने अभी पढ़ा था कि सेल जो होता है एनिमल सेल, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन सेल जो प्लांट सेल्स होते हैं और फंगल सेल्स होते हैं और बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक और लेयर होती है, आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये लेयर है, ये कहलाती है सेल वॉल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ क्या होता है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है। कैसी होती है, रिजिड होती है। रिजिड मतलब एकदम स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। सपोर्टिव होती है, हार्ड होती है तो सपोर्ट करती है। प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेन सेल को। और फुल्ली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, किसी किसी सब्सटेंस को ही अंदर बाहर करने देती है, लेकिन सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है, हर सब्सटेंस को आने जाने देती है। ठीक, नेक्स्ट सेल वॉल प्लांट की किस चीज से बनी होती है, कुछ चीजें याद रखनी है। सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक हार्ड सब्सटेंस रहता है, उसकी प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इसको हम फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो हर ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सबकी सेल वॉल अलग अलग सब्सटेंसेस से बनी हुई है। प्लांट की सेल्यूलोज से, फंजाई की काइटिन से, और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से। और ये कहाँ मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। चलिए, अब इसका फंक्शन क्या है जल्दी से देख लेते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। प्लांट जो पूरा खड़ा रहता है वो क्यों खड़ा रहता है, उसके सेल्स के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से प्लांट को एक स्ट्रेंथ मिलती है। प्रोटेक्ट करती है सेल को अगेंस्ट इंजरी एंड पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस में डिजीज कॉज करते हैं या जो इंजरी हो जाती है सेल्स को, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है सेल वॉल। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जब हम एनिमल सेल को उसमें डालते हैं और उसके अंदर वाटर एंटर होता है तो वो बर्स्ट कर सकता है, इतना ज्यादा वाटर एंटर हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, अभी देखते हैं। और ये सारे के सारे सब्सटेंसेस को पास होने देती है, इट इज फ्रीली परमिएबल। अब क्यों जो है वो एक प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता है, क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम डालेंगे तो पानी अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये सारा सेल एकदम फ्लफ अप हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। इस तरह के सेल को हम बोलते हैं टर्जिड हो जाएगा। लेकिन ये बर्स्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत ही हार्ड सेल वॉल इसके चारों तरफ है जो इसको बर्स्ट होने से बचा लेगी। इसी तरह से पानी बाहर अगर निकलता है तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सेल उसके सेल वॉल के दूर चला जाता है और ऐसे सुकड़ के अंदर चला जाता है। इस तरह के सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब बाहर पानी कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। हाइपर हाइपो जो नेम हम देखते हैं वो सॉल्यूट के बेसिस पे देखते हैं। ज्यादा सॉल्यूट मतलब हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक। तो ज्यादा सॉल्यूट का मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ज्यादा सॉल्यूट का मतलब वाटर कम होगा तो वाटर बाहर आ जाएगा।
वाटर बाहर होगा तो अंदर जो पूरा सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब है पूरा सेल सिकुड़ जाएगा, लेकिन सेल वॉल ऐसी की ऐसी रहेगी। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ऑपोजिट वे में हाइपोटोनिक में क्या होता है, पानी अंदर आता है सेल के, जब पानी अंदर आता है तो सेल एकदम टर्जिट कहलाता है ऐसी कंडीशन में, और इसको बोल और ये क्या हो जाता है यहाँ, लेकिन वो बर्स्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सेल वॉल उसको प्रिवेंट किए हुए हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।